हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। मैं इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको दूंगा। आपको कोई ट्रिक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। अब बात करते हैं पहली अनुसूची की। ठीक है, तो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते हुए चलना है। पहली अनुसूची भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण बताती है। अब आपने इस लाइन को पढ़ा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहली अनुसूची के बारे में बताइए, तो आप इसे ऐसे याद करके रखिएगा। मान लीजिए जो ये मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घर है। ठीक है, ये हमारा घर है। मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि हाँ, ये एक घर है। ये भारत हमारा एक घर है। ठीक है, अब इस घर में हम छोटे छोटे हिस्से करेंगे, पार्ट वाइज राज्यों के। ठीक है, ये जो राज्य बना रहा हूँ मैं, ये राज्य ही बताते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, और ये राज्य ही 28 हैं। टोटल इनकी संख्या 28 है। तो इससे आपको ये भी पता रहेगा कि हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं। ठीक है, अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हमारे ही घर में 28 राज्य भी हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे दिल्ली हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमारे पूरे घर का जो विवरण है, पहली अनुसूची ही हमें बताती है। तो शुरुआत ही हम अपने घर से करेंगे। तो मुझे लग रहा होगा कि अब आपको ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। तो दूसरी अनुसूची में आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बना के रखिएगा माइंड में कि अब इस घर को चलाने के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि इस घर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो घर, उसके बाद घर को चलाने के लिए चाहिए वेतन। आप मान लीजिए एक अधिकारी हैं और आपको घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो अधिकारी हैं तो आपको मिलेगा वेतन। ठीक है, जिससे आप अपने घर को अच्छी तरीके से चला सकें। तो दूसरी अनुसूची हमें बताती है कि जो भारत के मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि शामिल होते हैं। तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा कि पहले मेरा घर आया, जो कि भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण देता है। दूसरे में आप याद रखेंगे कि उनका वेतन डिसाइड करना है, यानी आप ही अधिकारी हैं अपने घर के और आपको वेतन मिलेगा। तीसरे में जब आपको वेतन मिल चुकी है तो अब आप अपने घर के लोगों के बीच में और अपने घर के क्षेत्रों और राज्यों के बीच में पूरा संतुलन बनाने के लिए शपथ लेंगे कि हाँ, मैं सबको एक साथ रखूँगा। तो तीसरी अनुसूची में आपको शपथ को याद रखना है। विभिन्न मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ को ही तीसरी अनुसूची में रखा गया है। इससे आप देख सकते हैं, इस मैप को समझ सकते हैं। इस मैप में ये बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है उसमें जो राज्य हैं, ठीक है, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हाँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने घर को अब अच्छे से और सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं बहुत ही अच्छे ढंग से चलाऊँगा। अब चौथी अनुसूची में आप आ जाइए। चौथी अनुसूची को समझने के लिए आप सीधा समझिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होगा, उसके आधार पर चौथी सूची को रखा गया है, अनुसूची को। तो इसको आप ये ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये भारत का पूरा मैप है। ठीक है, इनमें राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको अपने घर में राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का आवंटन राज्यसभा के लिए करना है। तो अब आप इस चीज़ को इस तरीके से सोच सकते हैं कि चौथी अनुसूची आपको अपने घर में जो जो पर्सन हैं उनके लिए सीटों का निर्धारण करना है, ताकि पूरे घर की व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके। तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची घर, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन
राज्यसभा के लिए। 5वीं अनुसूची में आप आ जाइए तो 5वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान को बताती है। इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ये आदिवासियों के क्षेत्रों का एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। यह अनुसूची भारत के 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर ही लागू होती है। तो कल्पना कीजिए कि ये एक वाई आकार के माध्यम से ही, एक वाई शेप में हम इसको याद रखेंगे कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, आप मैप में देखते जाइएगा, मैंने टिक लगा दिया है, और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आइए मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद आता है झारखंड, ठीक है। अब पश्चिम की ओर देखिए, पश्चिम की ओर आता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। मैप में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इनको पूरा अपने दिमाग में अच्छे तरीके से आप सोचते चलिएगा। और दक्षिण में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। आप ये कन्फ्यूज ना होइएगा कि जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो 6ठी अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में आप बस इतना ही याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में ही प्रावधान है, ठीक है। 6ठी अनुसूची को में जो 4 राज्य हैं उनके बारे में अब मैं आपको नीचे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक अच्छी चीज़ याद रख लीजिए। आदिवासियों की ज़मीन, संस्कृति और अधिकारों को बाहरी लोग से बचाना होता है 5वीं अनुसूची में। इस क्षेत्र में राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। वह संसद के सभी कानून को यहाँ लागू होने से रोक सकता है या बदल सकता है। अब सलाहकार परिषद की ओर आप ध्यान दीजिए। हर राज्य में 20 सदस्यों की एक काउंसिल होती है, जिसमें 3/4 सदस्य आदिवासी विधायक जो विकास पर सलाह देती है, ठीक है। ज़मीन की सुरक्षा, गैर आदिवासियों को आदिवासियों की ज़मीन बेचना या ट्रांसफ़र करना गैर कानूनी है। किसी भी इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे थोड़ा आवाज़ मेरी रुक गई थी। 6ठी अनुसूची को देखिएगा। पूर्वोत्तर के चारों राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। आप देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मान लीजिए आपका वही घर है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब आपके घर के पूर्वोत्तर के साइड को आप के अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस साइड क्या क्या है। 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अनुसूची 6 में सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है। तो ये 4 राज्य आपको अब आसानी से याद हो जाएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची में है। अब जैसे कि आप समझ चुके हैं, मैं सारी चीज़ों को एक स्टोरी के हिसाब से आपके दिमाग में लेके चल रहा हूँ। 7वीं अनुसूची में अब देखिए, आपका जो घर था, घर में आपको शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी घर अच्छे से चल पाएगा। तो अब आपको केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना है। इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। संघ सूची, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जैसे रक्षा, रेलवे। राज्य सूची, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे पुलिस और कृषि। समावर्ती सूची, दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन। तो आप अब समझ सकते हैं कि आपको अपने घर में संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, इनका ध्यान रखते हुए शक्तियों का बंटवारा करना है। फिर 8वीं सूची को आप अपनी कहानी में इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि घर में जितने नागरिक हैं उनको एक प्यारी सी भाषा भी देनी है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में आप भाषा दे दीजिए। आप पूरी भाषाएं देख सकते हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। पहले 14 भाषाएं थी, फिर भाषाओं को जोड़ा गया, जो कि इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो आप अपने घर के सभी नागरिकों को भाषाएं भी दे दी। तो आप अब इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची में आ जाइए। जब एक घर में ढेर सारे लोग रहेंगे तो उनके अंदर विवाद चलेगा कि भाई मेरी ज़मीन ज़्यादा है, तुम्हारी ज़मीन कम है, ठीक है, पर तुम्हें अब भूमि सुधार करना पड़ेगा। तो 9वीं अनुसूची हमें बताती है कि हमें अब भूमि सुधार करना है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भू सुधार व जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम के बारे में। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि इन कानूनों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके।
तो एक आदमी अगर आपकी ज़मीन पे कब्जा करता है या कुछ भी गरीबों को नहीं मिल पाता है, तो आपने अब अपने घर में नियम बनाया और 9वीं अनुसूची लाके कि सभी को अच्छे से ज़मीन का वितरण किया जा सके, इसीलिए 9वीं अनुसूची लाई गई। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे इस कहानी को पूरी तरीके से, जिस हिसाब से मैंने बताया। घर, वेतन, शपथ और उसके बाद चौथे में केंद्र शासित राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। 5वें में SC ST, 6ठे में 4 राज्य, 7वें में घर की शक्तियों का बंटवारा कर दिया आपने, 8वें में भाषा दे दी, 9वें में भू सुधार कर दिया आपने, भूमि सुधार कर दिया। अब आती है 10वें की बात। 10वें की बात दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता, इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे भी आप कहानी के अनुसार इस तरह जोड़ सकते हैं कि आप एक घर के सदस्य हैं, आप साइड में एक साइड रहते हैं। अब एक आदमी निकल के दूसरे साइड जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब आपको 10वें में सोचना है कि दल बदल का जो हो रहा है, दल बदल ना होने पाए, फिर दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता को नज़र रखते हुए, मतलब 10वें में आपने दल बदल को ध्यान में रखना है कि अब मेरे घर में जो लोग हैं उनके बीच में दल बदल ना होने पाए। इसे एक ट्रिक ही मान सकते हैं आप, जिससे आपके दिमाग में याद हो जाए कि 10वें में दल बदल। अब 11वें में ही सोच लीजिएगा कि आपका जो घर था उसके सबसे छोटे आपके घर में गांव होंगे, ठीक है। तो गांव में होगी पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों और अधिकार। तो ये 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो आप अब इससे समझ जाएंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और अधिकार के बारे में बताया गया। इसमें पंचायत के कार्य के लिए 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और यही चीज़ों को आप शहर के नज़रिए से देखेंगे तो शहर में आ जाएगी नगर पालिका। तो इसमें ये बताया गया कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय शामिल हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको फ़ोटो भी ला के रखी ताकि आप, ये ऐसे ही जनरेट फ़ोटो है, मैंने इसलिए ला के रखी है ताकि आप समझ सकें, ठीक है। और इसे 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ा गया। तो मैंने आपको समझा दिया है, आप इसे बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि पहले में आता है हमारा घर। दिमाग में याद रखिएगा कि पहले में आ गया मैप, ठीक है। जब मैप आ गया तो उसके बाद दूसरे में आ गया वेतन, तीसरे में आ गई शपथ, चौथे में आ गया केंद्र और राज्यों के बीच राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, 5वें में आ गया SC ST, 6ठे में आ गया पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और 7वें में आपने घर में आपने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो 7वें मतलब शक्तियों का बंटवारा। तो 8वें में आ गया आपने अपने घर में सभी लोगों को भाषाएं दे दी, तो 8वां आ गया भाषा। और उसके बाद 9वें में आ गया भूमि सुधार, 10वें में आ गया दल बदल, 11 में आ गया पंचायत और 12 में आ गया नगर पालिका। धन्यवाद। और ये मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो है तो मेरे बोलने में काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं, तो मुझे माफ़ करिएगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद।